यस गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। और चैप्टर हम लोग कर रहे थे साउंड, और साउंड में प्रॉपर्टी सारी कर चुके थे, याद है आप सभी लोगों को? ठीक है, साउंड चैप्टर में हम लोग प्रॉपर्टीज कर रहे थे या प्रॉपर्टी सारी कर चुके थे। और प्रॉपर्टीज में देखो, जैसे हम लोगों ने क्या लिया था, रेजोनेंस या अनुनाद किया था। रेजोनेंस या अनुनाद के बाद एक पिच किया होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड आप लोगों ने की होगी। तो इस प्रकार से जितनी प्रॉपर्टीज थी वो हम लोग कर चुके थे। और मैंने आपसे कहा था कि साउंड चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक। तो इसमें से हाफ पार्ट तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के फॉर्म में कर लिया, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अलावा साउंड चैप्टर में, वो आपके क्वेश्चंस बनते हैं स्पीड ऑफ साउंड से या ध्वनि की चाल से। ध्वनि की चाल या स्पीड ऑफ साउंड। अब हमें यह देखना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ये किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगी, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें देखना है ध्वनि की चाल या स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्वेश्चंस इस स्पीड ऑफ साउंड से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्पीड ऑफ साउंड में पहली चीज लेते हैं प्रेशर, ठीक है, या दाब। प्रेशर या दाब, ठीक। अगर प्रेशर से क्वेश्चन पूछे कि प्रेशर का साउंड की स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एक बात आप याद रखना, साइंस में अगर प्रेशर से बात कर रहा है कि नहीं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो प्रेशर को हो वो वेरी कर देता है, ठीक। तो हमेशा याद रखना है कि जिस यूनिट पे आप वर्क कर रहे हो या जिस पर आपको रिजल्ट फाउंड करना है, तो दूसरी यूनिट को कांस्टेंट कर दिया जाता है। तो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, और हमें यह देखना है कि भाई प्रेशर बढ़े या घटे, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, यहां से P लिख लेते हैं। तो P का मतलब प्रेशर, ठीक है। अब इस प्री या प्रेशर का मतलब यहां से हम देखें, भाई प्रेशर यूं मैंने लाइन बना दिया, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। और एक तरफ अगर मैं लाइन यूं बना दूं, इसका मतलब प्रेशर घट रहा है। यहां तक सभी लोगों को कंफर्म है ना, ठीक। जब मैंने लाइन ऊपर की तरफ की, इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया, और जब मैंने लाइन नीचे की तरफ की, उसका मतलब प्रेशर घट गया, ठीक है। तो देखो, अब यहां आगे हम चेक करें स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, देखो, अब यहां पर आपको ध्वनि की चाल देखनी है कि स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ध्वनि की चाल। अब यहां पर आप एक खास बात याद रखना, प्रेशर बढ़े या प्रेशर घटे, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात याद रख सकते हैं या नहीं? कंफर्म हो सभी लोग? कंफर्म हो ना? तो बस इतना याद रखना, अगर प्रेशर से पूछे तो प्रेशर बढ़े या प्रेशर घटे, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने कट का निशान लगा दिया, प्रभाव नहीं, देयर इज नो इन्फ्लुएंस, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे प्रेशर बढ़े या प्रेशर घटे, साउंड की स्पीड अप्रभावित रहेगी। नेक्स्ट कॉलम में चेक करें प्रेशर के बाद, अब हम चेक करें टेम्परेचर या तापमान, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम में हम लोगों ने लिया तापमान या टेम्परेचर। चलो, टेम्परेचर वाले कॉलम को इंडिकेट करने के लिए हम ले लेते हैं टी, ठीक है। जैसे वहां पर हम लोगों ने प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए पी लिया था, वैसे ही टेम्परेचर को इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने टी ले लिया, ठीक। अब आपसे ये कहे कि यदि तापमान बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो लाइन में न लिखकर हम लोग यूं ही इंडिकेशन में बनाते हैं, ठीक है। यदि तापमान बढ़े तो ध्वनि की चाल या स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहां पर दिखाई दिया कि यदि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल। तो भाई यहां पर आपको निशान क्या लगाना है, सीधी सी बात, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ये आपका रहा नेक्स्ट। अब अगर पूछे कितना तापमान बढ़े तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ी, तो देखो अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा, ठीक, अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़े तो ध्वनि की चाल 0.63 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। इस चीज को यही इंडिकेट कर लो, ठीक है। मतलब ध्वनि की चाल बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड या ध्वनि की चाल, सॉरी, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है तो ध्वनि की चाल 0.63 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। ये 2 पॉइंट क्लियर है सबको? लाइन में नहीं लिखते क्योंकि लाइन में लिखेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगी। क्यों इतनी बड़ी हम लाइन लिखें? सिर्फ सीधी सी बात समझ में आ रही है, जैसे कि ध्वनि की चाल पर दाब का सर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। तो ध्वनि की चाल पर जैसे हमने दाब का प्रभाव देखा कि प्रेशर बढ़े या प्रेशर घटे, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं और पड़ेगा। यहाँ के कॉलम में जब हमने टेम्परेचर में देखा तो हमने देखा नहीं। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है। यदि तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो ध्वनि की चाल 0.63 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 चेक करें। पॉइंट नंबर 3 पर हमें चेक करना है नमी या मॉइस्चर। नमी या मॉइस्चर। कई बार नमी ना लिखकर ह्यूमिडिटी या आर्द्रता लिख देता है, ठीक है, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ठीक। अब आपसे ये पूछे कि भाई यहां पर ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर में से हम एम ले लेते हैं, ठीक है। एम से अगर मॉइस्चर है तो हम लोगों ने इंडिकेट करने के लिए जो पॉइंट लिया वो यहां पर ले लिया एम, ठीक। यदि मॉइस्चर बढ़े, सीधी सी बात हमें ये दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 3 में कि नमी बढ़ गई या आर्द्रता बढ़ गई या ह्यूमिडिटी बढ़ गई। तो देखो जब मॉइस्चर बढ़ेगी तो जो ध्वनि की चाल होगी या स्पीड ऑफ साउंड, और ये रेगुलर पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखना, ध्वनि की चाल या स्पीड ऑफ साउंड विल बी आल्सो इंक्रीज। मतलब नमी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट लिख लेना। तो अभी तक हमने ध्वनि की चाल पर 3 चीज के इफेक्ट देखे, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कम नमी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। ओके। तापमान बढ़ेगा तो भी ध्वनि की चाल बढ़ेगी, वायुमंडल में नमी बढ़ेगी तो भी ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ठीक और है। सर अगर टेम्परेचर घटेगा तो किस रेशियो में वो मतलब उसकी चाल घटेगी? इसी रेशियो में घटेगी। ओके। अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया तो इतनी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। अब जरा एक खास बात नोटिस करो, मैं एक तरफ लिखता हूं टेम्परेचर बढ़ गया और एक तरफ लिखूं टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। टेम्परेचर गर्मियों के दिन में बढ़ता है ना, यस। और टेम्परेचर कब किस समय में होता है? ठंडी के महीने। राइट। ठंडी। अब जरा एक चीज मुझे बताओ, ज्यादा नमी वायुमंडल में कब होगी, एटमॉस्फेयर में ज्यादा मॉइस्चर कब होगा, गर्मियों में या सर्दी में? सर गर्मी में। ठीक है, ये 2 पॉइंट हम ले रहे हैं ना कि टेम्परेचर कम हो गया या टेम्परेचर ज्यादा हो गया। तो हमें चेक क्या करना है, मॉइस्चर ना। तो एम लिख लिया। किस समय मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा, गर्मियों में या सर्दी में? सर गर्मी में। किसका जवाब है? सर्दी में होगा ना। भाई ये गर्मी में आंसर किसने दिया? अब नाम नहीं बताएगा कि हे भगवान मैं क्यों बताऊं। अरे ऐसी कोई बात नहीं,
और कोई आंसर देगा? सिंपल सी बात, मत सोचो साइंस है, यूं भी मुझे बताओ, ज्यादा नमी कब होती है, सर्दियों में होती है या गर्मियों में होती है मौसम में? छोड़ सर दो गर्मी सॉल्यूशन, में ही। देखो समर्स। चेक सर करो, सर्दी में जरा होता है। यहाँ गर्मी वाला कॉलम चेक करो तो। गर्मियों के दिन में आपने एक बर्तन में पानी लिया और ले जाकर उसे छत पे रख दो, देखना जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और गर्मी बढ़ेगी तो पानी भाप बनकर उड़ गया ना, और जब पानी भाप बनकर उड़ा है तो इस वायुमंडल में ही तो गया है ना। यस सर। सर और वो जब नमी बना उतना दे। ही पानी आप सर्दियों के दिन में ले जाके छत पे रख दो, तो सूर्य की धूप में इतनी इंटेंसिटी नहीं थी कि पानी भाप बनकर उड़ा। ठीक, जब नहीं उड़ा तो देखो नमी की कमी हो गई ना। भाई इतने पानी से तो कुछ होगा नहीं, अगर इसे इंडिया समझ लें तो इस तरफ समुद्र है ना इंडिया के चारों तरफ, हिंद महासागर। तो गर्मियों के दिन में क्या होता है, अप्रैल मई और जून, इस 3 महीने पानी भाप बनकर उड़ेगा या नहीं? और उसके बाद देखना जब भाप बनकर उड़ता है मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो पानी भी भाप बनकर उड़ रहा था। ठीक, और यही पानी बाद में जून जुलाई अगस्त सितंबर बारिश के रूप में गिरता है या नहीं? तो गर्मी के बाद बारिश का मौसम आया था। ठीक है, अप्रैल में गर्मी पानी भाप बनकर उड़ा, मई में गर्मी पानी और ज्यादा भाप बनकर उड़ा, और जून में इतना ज्यादा नमी हो जाती है मौसम में कि रेगुलर देखना चिप चिप सा मौसम रहता है या नहीं? ठीक, इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायुमंडल में नमी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, अब जरा सर्दियों के दिन में देखो, भाई सर्दियों के दिन में अगर वायुमंडल में नमी कम हो तो एयर कैसी हो जाएगी, ड्राई एयर हो जाएगी या नहीं? एयर कैसी हो गई, यस ड्राई सर। एयर या शुष्क वायु। अब भाई वायु की एक खास बात होती है, वायु बिना नमी के नहीं रहना चाहती, और जब वायु को नमी नहीं मिलेगी तो ये नमी की चोरी करेगी। अब देखो सर्दियों के दिन में क्या होता है, जब वायु आपको टच होकर गुजरती है तो आपके हाथ से नमी खींच ले गई, तो आप हाथ पे ABCD लिख सकते हो ना। तो सुबह सुबह क्या करते हो, मॉइस्चर क्रीम लगाते हो। भाई मॉइस्चर का मतलब नमी, वायुमंडल में नमी नहीं थी तभी तो आप मॉइस्चर क्रीम लगा रहे थे या नहीं? कंफर्म। देखो इसका मतलब कि सर्दियों के दिन में जब टेम्परेचर कम है तो वायुमंडल में नमी भी कम हो जाती है, और नमी जब जरूरत से ज्यादा कम है तो एयर कैसी हो गई, ड्राई हो गई या नहीं? ठीक है, तो देखो अब यहां से अगर हम मिलान करें, तापमान बढ़ा है तो वायुमंडल में नमी भी बढ़ी है ना। देखो यही हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 और 3 पर किया ना। ठीक, तो जब तापमान बढ़ा है तो वायुमंडल में नमी भी बढ़ी है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, नमी बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ती है। ये 3 पॉइंट सबको क्लियर है ना? सर अब पॉइंट नंबर 4 टच करते हैं, डेंसिटी सर या घनत्व। हाँ बोलो। सर मॉइस्चर का या ह्यूमिडिटी का मतलब कंटेनिंग वाटर होता है ना। बिल्कुल वही आ रहा हूं, अगली डेंसिटी पे आऊंगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मगर सर यहां ये तक जो क्लियर है या नहीं? इसमें थोड़ा सा डाउट था, जो सर हाँ हाँ ये टेम्परेचर जो सर डिक्रीज करता है ठंड के मौसम में सर, तो बिल्कुल, देखो वो अब हमें एक चीज करनी है, क्या भी आपका होता है। डाउट जानते हो क्लियर कैसे होगा, मॉइस्चर वाला। पॉइंट नंबर 4 हमें एक चीज देखनी है, डेंसिटी, और डेंसिटी एयर की भी देखी जाती है। ठीक है, तो जैसे हम डेंसिटी देखेंगे कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वैसे ही आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पॉइंट नंबर 4 हम डेंसिटी देख लें और ले लें D। ठीक है, तो उससे हम मिलान करके इन दोनों से देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या लेंगे, डेंसिटी या घनत्व, कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो पॉइंट नंबर 4, ये तीनों पॉइंट से लिख चुके हो या नहीं? यस सर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 उठाओ, डेंसिटी। चलो पॉइंट नंबर 4, डेंसिटी या घनत्व। ठीक? अब डेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ले लेते हैं D। ठीक, और इंडिकेशन इस ढंग से बनाते हैं कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी
तो ध्वनि की चाल या स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, जो ध्वनि की चाल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो याद रखना, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। अभी तक हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे। प्रेशर वाले में क्या था कि प्रेशर बढ़े या प्रेशर घटे, ध्वनि की चाल पर या स्पीड ऑफ साउंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं था। टेम्परेचर बढ़ा था तो ध्वनि की चाल बढ़ी थी, मॉइस्चर बढ़ा था तो ध्वनि की चाल बढ़ी थी। वैसे ही डेंसिटी बढ़ रही है तो भी ध्वनि की चाल क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक, तो चौथे कॉलम में लेना कि जब डेंसिटी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ठीक है, अब इस चीज को आराम से देख समझ लेते हैं। डेंसिटी वाला कॉलम लिख चुके? यस सर। ठीक, अब एक चीज देखो, एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या डेंसिटी वाला कॉलम एक बार रिपीट कर दीजिए। तीसरा वाला कॉलम? तीसरे वाले कॉलम पे हम नहीं लोगों ने सर, फोर्थ वाला, फोर्थ मॉइस्चर वाला वाला। घनत्व। हाँ, घनत्व। हाँ, तो डेंसिटी ही अब कर रहे हैं। ठीक है, अब डेंसिटी वाला कॉलम ही करेंगे। अब देखो, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। अब इसे चेक कर लेते हैं किस तरीके से। देखो, सपोज करो कि भाई हम लोगों ने, मैं कहूं कि ये शहर है, ठीक है, और इतनी ही दूरी ली, ठीक है, जंगल, गांव और शहर, ये 3 हम लेते हैं। ठीक है, इस तरफ मैंने लिख दिया जंगल या फॉरेस्ट, इस तरफ हम लोगों ने ले लिया गांव और इस तरफ ले लिया शहर। ठीक, बचपन में आप कहानी सुनते थे ना, जंगल बहुत घना था, है ना भाई? Yes, जंगल हाँ। बहुत घना था, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इस जंगल में पेड़ बहुत ज्यादा नजदीक होंगे ना, तभी तो जंगल घना रहा होगा या नहीं? यस। अब कोई व्यक्ति गांव से गया जंगल की तरफ तो उसे लगा कि नहीं बहुत घना जंगल था, अगर उससे ज्यादा पेड़ गांव में होते तो उसे जंगल घना क्यों लगता? तो इसका मतलब गांव में पेड़ दूर दूर होंगे ना। देखो, गांव के कंपेयर में जंगल ज्यादा घना है या नहीं? ठीक, अब जरा यस। शहर के केस में आ जाओ, तो शहर में पेड़ सबसे ज्यादा दूरी दूरी पर होंगे या नहीं? बात समझ में आई? Yes, अब एक चीज देखो, yes, सबसे sir. ज्यादा घनत्व तो किसका है? जंगल का है या गांव का है या शहर का है? जंगल का। जंगल का। उसके बाद गांव का और उसके बाद शहर का। सर का। ठीक, शहर का। रियली मुझे जंगल, गांव और शहर से मतलब नहीं था। जहां मैंने जंगल लिखा है ना, इसे लिख दो सॉलिड या ठोस। जितने सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल सबसे ज्यादा नजदीक नजदीक होंगे ना। अब इस पेन में अगर मैं हाथ डालना चाहूं तो नहीं डाल सकता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बड़ी मजबूती से हेल्ड कर रखा और बहुत नजदीक नजदीक है ना। होगा या नहीं? ठीक, अब देखो, जंगल की जगह सॉलिड लिख लो, गांव की जगह लिक्विड लिख लें, ठीक, या द्रव, और जो शहर लिखा है इसकी जगह लिख लें गैस। अब चेक कर लें डेंसिटी। ठीक है, बार बार हम यही शब्द इस्तेमाल कर रहे थे ना, घनत्व, मतलब जो सबसे ज्यादा घना होगा उसी का घनत्व सबसे ज्यादा। ठीक, तो देखो, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? जंगल का। सॉलिड का। सॉलिड का। तो भाई हम लोगों ने निशान, अगर सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो यहाँ निशान लगा दो ना कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड की और उसके बाद गैस की। हुई ना? कंफर्म हो ना? अब एक चीज बताओ, डेंसिटी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी ना। Yes, sir. तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? सॉलिड की। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी? सॉलिड में। उसके बाद
उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद उसके बाद गैस गैस में। में। देखो, सॉलिड में ध्वनि की चाल कम से कम होगी तो 5130 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकंड में कम से कम 5 किलोमीटर चल रही है ना सॉलिड में। लिक्विड में देखो, राइट, मीटर 500। हाँ, अब लिक्विड में 1483 मीटर पर सेकेंड, 1483 मीटर पर सेकेंड। और गैस में आ जाओ, गैस में 332 मीटर पर सेकेंड। और इसको ही कह देता है वायु में ध्वनि की चाल, मतलब एयर में। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। अगर पूछ दे कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा क्यों है, तो आंसर ये दे सकते हैं ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। कंफर्म हो ना? यस सर। यस सर। ठीक, इस कॉलम को लिख लो, डेंसिटी वाले कॉलम को लिख लीजिए आप लोग कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होगी। पूछे क्यों, तो कह देना क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्योंकि डेंसिटी वाला कॉलम ही देख रहे हैं ना, डेंसिटी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की थी, इसलिए सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा है। भारत ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल किसी देश को सप्लाई की है ना, मतलब सप्लाई करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। कौन सा देश है? फिलीपींस सर, फिलीपींस। फिलीपींस। तो जैसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को देने के लिए बात कही, तो एक खास बात देखना, न्यूज़पेपर में लिखा था कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को देने की बात कही। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो है, लिखता है कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक। सुपर। अब ब्रह्मोस मिसाइल जब चर्चा में आ गई, तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है या नहीं? यस सर। ठीक। और एक बात लिखा होगा कि ब्रह्मोस की जो स्पीड है ना, वो 2.8 मैक है। ब्रह्मोस की स्पीड कितनी है? 2.8 मैक। शब्द आया या नहीं? यहां तक सभी लोग कंफर्म हो? यस सर। रियली हमें मतलब इस मैक से है। भाई ये मैक संख्या क्यों लिखी, या मैक नंबर? तो इसी स्पीड ऑफ साउंड में पॉइंट नंबर 5 हम लिखेंगे मैक संख्या या मैक नंबर। फोर्थ के बाद पॉइंट नंबर 5 लो, मैक नंबर। ये लिख चुके हो ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 5 में लिखते हैं मैक संख्या या मैक नंबर। पॉइंट नंबर 5 मैक संख्या। चलो, अभी हम लोगों ने डिस्कस एक पॉइंट किया था, एयर में साउंड की स्पीड कितनी थी? एयर में साउंड की स्पीड कितनी थी? 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। अब सपोज करो भाई मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, और मैं इस पेन को फेंकूं पूरी ताकत से। अगर मैंने इस पेन को फेंका तो देखो इस पेन के पास 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये है कि मैं जैसे बोल रहा हूं तो साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकंड है, तो ये साउंड की स्पीड के साथ साथ चले, तो इसका मतलब पेन की स्पीड भी 332 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए ना। यस सर। ठीक। इस पेन के पास दूसरा रास्ता ये है कि ये मेरी साउंड से तेज चले, इसका तेज चले। मतलब पेन की स्पीड 332 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए। यस दूसरी सर। कंडीशन ये हो सकती है। भाई तीसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि ये पेन साउंड की स्पीड से धीमा चले, हो सकता है या नहीं? यस सर। राइट, 3 ही कंडीशन हो सकती हैं कि भाई आप या तो किसी व्यक्ति के साथ चलो
या उससे तेज चलोगे या उससे धीमे चलोगे, यही हो सकता है ना। तो चेक करो, देखो भाई हम मीडियम सेम लेते हैं। सपोज करो हम लोगों ने मीडियम लिया एयर, जो हम लोगों ने माध्यम लिया, या मीडियम। मीडियम हमेशा सेम लेंगे, तो मीडियम में हम लोगों ने लिया एयर या वायु। चलो मीडियम लेते हैं एयर या वायु। अब इस मीडियम सेम रखने के बाद अब हमें चेक करनी है स्पीड ऑफ। अब यहां से पॉइंट कर लें, देखो एक तरफ हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तु की चाल, ठीक है। एक तरफ हमने लिख दिया स्पीड ऑफ साउंड, और एक तरफ लिख देते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वस्तु की चाल। फिजिक्स के लिए आप भी ऑब्जेक्ट हो, फिजिक्स के लिए सभी लोग ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी ऑब्जेक्ट शब्द ही इस्तेमाल करेगा, तो मैंने लिख दिया वस्तु की चाल, ठीक। और यहां लिख दिया ध्वनि की चाल। अब चलो पॉइंट नंबर 1, अगर यहां से हम पॉइंट्स को चेक करके देखें तो पॉइंट नंबर 1 में एक सबसे जो खास बात देखो, एयर में साउंड की स्पीड कितनी थी? 332 मीटर पर सेकेंड। तो चलो पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने लिख दिया 332 मीटर पर सेकेंड, कंफर्म। अब हम देखें पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस तरफ जो आपने पेन फेंका था, सपोज करो इस पेन की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर हो, तो इसका मतलब इस पेन की स्पीड भी 332 मीटर पर सेकेंड हो, यही मतलब हुआ ना। यस सर। एकदम। तो चलो हम लोगों ने ले लिया कि भाई जो हम लोगों ने पेन फेंका ना उसकी भी स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड थी। तो देखो इसको कहा जाएगा 1 मैक। इसको क्या कहेंगे? 1 मैक। बात समझ में आ गई या नहीं? एकदम। ठीक। ब्रह्मोस की स्पीड कितनी है ब्रह्मोस मिसाइल की? 2.8 मैक। राइट। मतलब जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत की है उसकी स्पीड है 2.8 मैक। आप सपोज करो साउंड की स्पीड को तो इतना ही रहने दो। अब इस पेन में आप कोई अच्छा सा इंजन लगाओ कि इसकी स्पीड 2 गुनी हो जाए साउंड से। तो भाई अगर 2 गुनी हो गई तो अब पेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 664 मीटर पर 4 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो यहां आप क्या लिखेंगे? 2 मैक ना। यस सर। 1 मैक में इतनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड। हाँ 332 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड होती है एयर में। अभी हम लोगों ने किया ना। अब एयर में ऑब्जेक्ट की स्पीड देख लो, यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है तो 1 मैक। यदि ऑब्जेक्ट की चाल या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ध्वनि की चाल से 2 गुना हो गया तो क्या लिख दिया हमने? 2 2 मैक। मैक। और ब्रह्मोस की स्पीड देख रहे हो 2.8 मैक है या नहीं? यस सर। एकदम। अब क्लियर सी बात समझ में आ गई? तो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कि ब्रह्मोस की स्पीड कितने हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती होगी। तो देखो अगर 3 गुनी होगी तो 3 मैक, ऐसा लिखते चलेंगे या नहीं? यस सर। 4 गुनी हुई तो 4 मैक। 4 मैक, 5 गुनी हुई तो? बात समझ में आई या नहीं? यस सर। देखना, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच है तो उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है सुपरसोनिक। तो ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक। राइट। तो यहां हम लिखेंगे सुपर सोनिक। सुपरसोनिक को हिंदी में कहते हैं पराध्वनिक। चलो और कोई सुपरसोनिक चीज बता सकते हो? एक तो ब्रह्मोस हो गई, और कोई सुपरसोनिक चीज है?
हाइपरसोनिक सर। अरे नहीं, सुपरसोनिक में ही कोई एग्जांपल बताओ। जैसे यहाँ तो हम लोगों ने ब्रह्मोस ले लिया। देखो अग्नि सुपरसोनिक की सर। हाँ देखो, अभी आप लोगों ने राफेल फाइटर प्लेन खरीदा है या नहीं? यस सर। ये भी सुपरसोनिक है। भारत के पास सुखोई फाइटर प्लेन है ना, फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स, Su-30 MKI, ये भारत का फ्रंट लाइन फाइटर जेट है, ये भी सुपरसोनिक है। भारत ने एक फाइटर प्लेन तेजस बनाया है ना, यस सर। ये दुनिया का सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। दुनिया का सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर प्लेन तेजस। तो इसका मतलब इन सब की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होगी ना। आप अगर कभी राजपथ पे परेड देखने जाना और सुखोई आपके सर के ऊपर से जब गुजरेगा 30 MKI, तो ये आपके सर के ऊपर से पहले गुजर जाएगा और साउंड बाद में आएगी, क्योंकि साउंड से तेज चल रहा था। तो साउंड तो आपके पास बाद में पहुंची, ये पहले निकल गया। ठीक है, तो देखो ये रहे सुपरसोनिक। अब इस कोरोना काल में सारी बदमाशी चीन की थी। भाई सारी दुनिया क्या थी, कोरोना से लड़ने में परेशान थी, और चीन अलग बदमाशियों में मशगूल था। भाई अलग बदमाशियों में क्या मशगूल था, उसने क्या किया कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई। कैसी मिसाइल बनाई? हाइपरसोनिक। अब इस हाइपरसोनिक का मतलब देखो, इस हाइपरसोनिक मिसाइल के बनने से हर देश के लिए खतरा हो गया। इसकी खास बात, रडार के पकड़ में नहीं आएगी। भाई रडार के पकड़ में आए तो आप इंटरसेप्टर मिसाइल चलाकर इसे ध्वस्त कर सकते हो। ठीक, अब जैसे कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है थाड, तो अमेरिका चाहता था कि ये हमसे इंडिया खरीदे। हमने थार्ड सिस्टम को नहीं खरीदा, हम लोगों ने खरीदा S-400 रूस से, क्योंकि S-400 कंपेयर में ज्यादा एडवांस है थार्ड के कंपेयर में। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल के आगे फेल है। क्यों हाइपरसोनिक मिसाइल के आगे फेल है? भाई रडार के पकड़ में आना चाहिए, तब तो आप जाकर मिसाइल इंटरसेप्ट करके उसे रास्ते में ही मार गिराओगे। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि कोरोना काल में जब सारी दुनिया परेशान थी, तो चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना दी। और हाइपरसोनिक मिसाइल का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो जाए, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो, 5 मैक से अधिक। बात समझ में आई या नहीं? पांच मैक से अधिक स्पीड अगर ऑब्जेक्ट की हुई तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक। कंफर्म होगा या नहीं? यस सर। देखो भाई, अगर चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली तो ये भारत के लिए टेंशन की बात थी ना। तो भारत भी लग गया है और उसने टारगेट दे दिया है कि 2023 के लास्ट तक जो है भारत अपनी सुपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर लेगा। भाई भारत से ज्यादा चिंता थी अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। अमेरिका ने भी तुरंत मिसाइल बनाई हाइपरसोनिक और टेस्ट कर ली। रीजन क्या रहा? भाई इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड थी वो 7 मैक थी, और अमेरिका ने कहा कि भाई इतने में तो हम मानेंगे नहीं, ये 11 मैक की लेकर आ गया। कि चीन एक तो दागेगा, लेकिन उसके बाद सारी मिसाइल जो है वो अमेरिका ही दाग रहा होगा। ठीक, तो अमेरिका ने तुरंत बनाकर तैयार कर दी कि भाई जरूरत है, वरना चीन इससे मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो एक बात याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच होगी तो सुपरसोनिक। यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मैक से अधिक है, 5 मैक का मतलब 6 मैक ओनली नहीं, मैं कह दूं 5.1 मैक, तो भी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक हो गई या नहीं? यस सर। ठीक, तो 5 मैक से अधिक होते ही ऑब्जेक्ट की स्पीड हम कह देंगे उस ऑब्जेक्ट को हम हाइपरसोनिक कहेंगे। अब एक चीज देखो भाई, 1 मैक से 5 मैक के बीच सुपरसोनिक है ना? यस। 5 मैक से अधिक हाइपरसोनिक है ना? यस। तो भाई स्पीड 1 मैक से कम भी तो हो सकती है, हो सकता है 0.9 मैक हो सकती है। ठीक, देखो भारत ने अभी कुछ दिन पहले एक मिसाइल बनाई है, नाम है नाग। अब इस मिसाइल का काम क्या है? इस मिसाइल का काम है टैंक को तोड़ना।
अगर दुश्मन देश के टैंक भारत में एंट्री कर रहे हैं तो इस मिसाइल को पोर्टेबल मिसाइल है, इस मिसाइल को सैनिक अपने कंधे पे लेके चल सकता है। ठीक, अब हो सकता हो कि 20-25 की संख्या में सैनिक हो और उनको ये पता चला कि दुश्मन के 20-25 टैंक भारत में घुस रहे हैं, तो ये 20-25 सैनिक ही दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट को नष्ट कर सकते हैं। टारगेट लेंगे और टारगेट लेके फायर कर देंगे नाग मिसाइल को। ठीक, तो ऐसे ही हमने एक मिसाइल इजराइल से भी मंगाई है, हेलिना। तो देखो इस मिसाइल की खास बात देखो, इसकी स्पीड 1 मैक से कम है, और जब स्पीड 1 मैक से कम हो तो उसको हम कहते हैं सबसोनिक। देखो 1 मैक से कम हो गई ना, अगर हम लोगों ने 0.9 मैक लिख दी तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि 1 मैक से कम स्पीड है। यस सर। यस सर। ठीक, तो देखो जब 1 मैक से कम स्पीड होगी तो हम उसे कहेंगे सबसोनिक। क्या कहेंगे उसे? सब कंफर्म हो या नहीं सभी लोग? यस सर। ठीक है, है तो तो यहां पर लिखो सबसोनिक। एक बार सबसोनिक को हिंदी में देख लेंगे, इसे क्या कहते हैं, नेट पे सर्च कर लेना, या तो इधर मैं कल देख लूंगा। ठीक है सर हाँ, ट्रांसोनिक भी तो कह सकते हैं। क्या? ट्रांसोनिक। वैसे मोस्टली शब्द सबसोनिक ही इसके लिए इस्तेमाल किया गया, फिर भी मैं एक बार देख लूंगा अगर ट्रांससोनिक शब्द इस्तेमाल कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है। इसका हिंदी में एक बार सर्च कर लेंगे कि सबसोनिक को क्या कहते हैं। जैसे इसको पराध्वनिक कहते हैं, तो हाइपरसोनिक को अति पराध्वनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक को हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे अति पराध्वनिक, क्योंकि पेपर में यही लिखकर पूछ देता है अति पराध्वनिक। अति पराध्वनिक। ठीक, अति पराध्वनिक लिख लेना हाइपरसोनिक को, सबसोनिक और सुपरसोनिक को लिखा ही है कि पराध्वनिक। एक सबसोनिक का हिंदी में देख लेंगे क्या कहते हैं। यहां तक सभी लोग एश्योर्ड हो? यस सर। कंफर्म? यस सर। इसे लिख चुके हो तो बता देना। यस सर, लिख चुके हैं। ये सर लिख ली। पूरा चैप्टर साउंड क्लियर है ना? प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने कर ली और साथ में साउंड की स्पीड भी आप लोगों ने कर ली। कंफर्म हो ना? यस सर। सर ये बिल्कुल। जो मैक का उदाहरण दिए थे स्पीड के तुलना में, तो ये तो किसी अगर लिक्विड या इस सब के भी तुलना में हो सकती है। बिल्कुल, किसी भी चीज से, इस पेन से भी बिलोंग कर लो। ठीक है, हमेशा आपको बस कंपेयर किससे करना है? साउंड की स्पीड से। ठीक है, और मीडियम सेम होना चाहिए। ये नहीं कि साउंड की स्पीड तो आपने ले ली ठोस में और एयर में स्पीड चल रही है प्लेन की, तो उससे कंपेयर कर रहे हो। नहीं, मीडियम सेम होना चाहिए। ठीक, तो हम लोगों ने एयर लिया ना, तो एयर में साउंड की स्पीड और एयर में ही ऑब्जेक्ट की स्पीड या वस्तु की चल। ठीक, मीडियम हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब मीडियम सेम होगा तो आप निकालोगे कि सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है या सबसोनिक है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो स्पीड ऑफ साउंड से कॉलम चेक किए, पहला कॉलम प्रेशर से चेक किया था ना। यस सर। प्रेशर बढ़े या प्रेशर घटे साउंड की स्पीड पर कोई इफेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता। फिर हम लोगों ने टेम्परेचर लिया, हम लोगों ने कहा टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड भी क्या थी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। फिर हम लोगों ने मॉइस्चर लिया कि यदि मॉइस्चर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड ये भी बढ़ जाएगी। फिर हम लोगों ने लिया कि जब बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो भी साउंड की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। भाई हर जगह बढ़ रही है ना, एक यस इसे सर। छोड़कर। ये तो यस सर। ठीक, तो बस प्रेशर वाले कॉलम में याद रखना कि जब प्रेशर वाला आपने कॉलम लिया है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ और घट रहा हो। टेम्परेचर स्टेबल लोगे, सिर्फ प्रेशर में अंतर करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे और प्रेशर घटाओगे। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए, अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर्स किए, पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं वेव। पहला चैप्टर हम लोगों ने क्या किया था? वेव सर। वेव या तरंग। सेकंड चैप्टर हम लोगों ने कौन सा किया? साउंड या ध्वनि। और जो तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा लाइट।
ठीक, या प्रकाश। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिख लेना, लाइट या प्रकाश। जिन लोगों के चैप्टर स्किप हो गए होंगे, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, आप एक बार, जो लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो एक बार कॉल करके मांग भी सकते हो। ठीक है, अगर कुछ टॉपिक किसी के मिस हो गए हैं तो आप वहां से देख लेना। देखने के बाद भी अगर कोई पजल हो या प्रॉब्लम हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर आपने इसकी वीडियोस यूट्यूब पे नहीं डाल? हाँ, वीडियो एकेडमी के पास पड़ी हुई है, आप एक बार कॉल करके बात कर सकते हो। तो इसमें से जो 2 चैप्टर जिन लोगों के छूट गए हैं या रिमेन रह गए तो आप वीडियो मांगकर, उसका लिंक मांगकर आप एक बार स्टडी कर सकते हो। ठीक है, चलो तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर लेते हैं लाइट या प्रकाश। सर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? क्या सर टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल फिजिक्स में 10-11 चैप्टर आपके पढ़ने हैं जनरल साइंस में। ठीक है, जिसमें से ये तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है। जहां से जितने क्वेश्चंस आते हैं सभी चैप्टर 1 बाय 1 करवाता चलूंगा और कंफर्टेबल वे में कराता चलूंगा, क्योंकि भागम भाग कराऊंगा तो होता क्या है कि सिलेबस हो जाता है और आपको चीजें फिर पता नहीं चल पाती और लास्ट में क्वेश्चन आएगा तो पजल हो। ठीक है, तो पजल ना हो इसलिए 1 बाय 1 थिंक करते चलेंगे। ठीक है, तो अगले चैप्टर का नाम लिखना लाइट या प्रकाश। ठीक, अब इस प्रकाश चैप्टर में कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सपोज कर लो हम लोगों को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करना है, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करना है। ठीक है, उसी तरीके से डिस्पर्सन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, साथ में रेनबो करना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करना होगा। तो जितनी प्रॉपर्टीज हैं इस लाइट की, उन सबको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि हमें कितनी पढ़नी है। और इसी में आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है विजन डिफेक्ट या दृष्टि दोष। ठीक है, और विजन डिफेक्ट या दृष्टि दोष से लगातार क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए कोशिश करेंगे कि उसे हम ट्रिक से करते चलें। कंफर्म हो सभी लोग? यस सर। यस ठीक, तो लाइट चैप्टर में हम लोग टॉपिक टच करेंगे विजन डिफेक्ट या दृष्टि दोष। ठीक है, लाइट चैप्टर में जो पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं विजन डिफेक्ट या दृष्टि दोष। दृष्टि दोष या विजन डिफेक्ट। विजन डिफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो चलो पहले ए नंबर पर हम लोग लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया, चलो इस दूरदृष्टि दोष के कॉलम में पहला पॉइंट हम टच करें, पॉइंट नंबर फर्स्ट। देखो, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के केस में एक बात याद रखना, पढ़ने से ऐसा लगता है कि दूर की दृष्टि में दोष है। ठीक है, लेकिन आपको सोचना हमेशा उसका उल्टा ही है। हमेशा उल्टा सोचो। पढ़ने में लगता है कि दूर की दृष्टि में दोष है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दूर की दृष्टि ही साफ होती है दूरदृष्टि दोष में या हाइपरमेट्रोपिया में। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। याद रखना, दूरदृष्टि दोष में दूर की दृष्टि क्या होती है? साफ, मींस फार अवे विजन इज क्लियर। फार अवे विजन इज क्लियर। तो यहां पर हमें जो देखना है दूरदृष्टि दोष वाला कॉलम में, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में देखते हैं। देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट में अगर हम देखें दूरदृष्टि दोष में, जो दूर की दृष्टि है मींस फार अवे विजन, वो क्या है? साफ, मींस क्लियर। फार अवे विजन इज क्लियर मतलब दूर की दृष्टि क्या है? साफ है। फिर पॉइंट नंबर सेकंड देखें, भाई दूरदृष्टि दोष में नजदीक की दृष्टि जो होती है, नियरेस्ट विजन,
वो साफ नहीं होती। तो भाई प्रॉब्लम यही है ना कि जब साफ ना दिख रहा हो। क्लियर सी बात समझ में है या नहीं? प्रॉब्लम यही है ना यस सर। कि नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। तो इतना याद रख सकते हो या नहीं? दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया में नियरेस्ट विजन इज नॉट क्लियर। नजदीक की दृष्टि साफ नहीं होती, जबकि फार अवे विजन इज क्लियर, दूर की दृष्टि साफ होती है। मैंने कहा पढ़ने से क्या लगता है कि दूर की दृष्टि में दोष है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उल्टा सोचना कि दूर की दृष्टि ही साफ है, नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखाई देती दूर दृष्टि दोष में या हाइपरमेट्रोपिया में। यहां तक सभी लोग कंफर्म हो ना? यस। राइट। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट लो। तो अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बस समझ लो, फिर 1 बाय 1 पॉइंट कर लेते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में भी पढ़ने से क्या लगता है कि निकट की दृष्टि में दोष होगा, लेकिन हमें उल्टा ही सोचना है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? पॉइंट नंबर 1 में निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। भाई ये कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि साफ होती है, जबकि पढ़ने से क्या लगता है कि निकट की दृष्टि में दोष है ना। निकट की दृष्टि में दोष तो यहां होता है दूर दृष्टि दोष में या हाइपरमेट्रोपिया में। बात समझ में आई या नहीं सबको? यस सर। राइट। तो याद रखना उल्टा सोचना है। कहे दूर दृष्टि दोष तो कह देना दूर दृष्टि दोष में दूर की ही दृष्टि साफ है, नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। कहे निकट दृष्टि दोष तो कह देना निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी। नियरेस्ट विजन इज क्लियर एंड फार अवे विजन इज नॉट क्लियर। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे नजदीक की दृष्टि साफ, नजदीक की दृष्टि साफ, नियरेस्ट विजन इज क्लियर। प्रॉब्लम यहां मिलेगी दूर की दृष्टि साफ नहीं, फार अवे विजन इज नॉट क्लियर, फार अवे विजन इज नॉट क्लियर। तो प्रॉब्लम ये है ना, मिल गई ना दोनों में प्रॉब्लम? यस सर। ठीक, तो दूर दृष्टि दोष में नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखाई देती, जबकि निकट दृष्टि दोष में दूर की दृष्टि साफ नहीं होगी। यहां तक सभी लोग कंफर्म हो ना बच्चा? यस सर। अब हमें याद सिर्फ एक पॉइंट करना है, बाकी कोई पॉइंट याद मत करना। देखो याद रखना, दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी या फोकल लेंथ, लेंथ की फोकस दूरी या फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ को F से दिखा दें, लेंस की फोकस दूरी को। ठीक, ताकि याद करने में आसानी रहे। तो देखो इतना याद रखना कि दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये एक पॉइंट याद रख सकते हो या नहीं? सिर्फ यही एक पॉइंट याद रखना है, याद कर सकते हो? यस सर। यस तो सर। पहली बात तो आप ये याद रखना कि हम लोगों ने दूर दृष्टि दोष से शुरू किया था, हाइपरमेट्रोपिया से, और दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। बस इतना याद रखना है। अब देखना सारे क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। देखो पॉइंट नंबर 4 पूछेगा लेंस की गोलाई, स्फेरिसिटी ऑफ लेंस, लेंस की गोलाई या स्फेरिसिटी। कह देना कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 5 पूछे लेंस की क्षमता या कैपेसिटी, कह देना कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 6 कोई भी जो प्रतिबिंब बनता है या इमेज अगर रेटिना पर बनी
तब तो प्रॉब्लम है नहीं। कोई भी इमेज जो बन रही है अगर वो रेटिना पे बनी तब दिक्कत क्यों है? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हम लोगों ने ले लिया रेटिना, ठीक है, रेटिना। जो इमेज बनेगी वो रेटिना के पीछे बनती है, बैक टू रेटिना। इतना याद रख सकते हो। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। कंफर्म हो? ओके सर। ठीक। Yes, sir. अगर रेटिना पे बना ही sir. होता तब प्रॉब्लम क्यों होती? रेटिना के पीछे बन रहा है, यही इसकी प्रॉब्लम है। अब देखो इस व्यक्ति को इलाज की जरूरत है, तो पॉइंट नंबर 7 में इसका इलाज करो, ठीक है, या ट्रीटमेंट। तो भाई जो इसका हम इलाज करेंगे या ट्रीटमेंट, इसके इलाज के लिए आप लेंस लोगे उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स। इसके लेंस कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। देखो अब आपसे यह कहे कि उत्तल लेंस की क्षमता, पॉइंट नंबर 8, जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है पॉइंट नंबर 8 में, या कैपेसिटी, वो होती है पॉजिटिव, ठीक। और क्षमता हमेशा मापी जाती है डायोप्टर में, जिसे इंडिकेट करते हैं डी से, डायोप्टर। सपोज करो आप आंख टेस्ट करवाने गए और डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कह दिया प्लस 0.25 डी आपका लेंस है। प्लस लग गया ना, ठीक। प्लस लग गया तो लेंस कौन सा है? तो कॉन्वेक्स लेंस लेंस है है। ना। यस सर। और कॉन्वेक्स लेंस किस में इस्तेमाल किया जा रहा है? दूर दृष्टि दोष में। कंफर्म हो ना? अब जरा एक चीज देखो तो यहीं से, बिल्कुल पजल मत होना, एक तरफ से देखते चलो। अब हम लोग पॉइंट जरा यहां चेक करो तो, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की दृष्टि साफ होती है और दूर की दृष्टि साफ नहीं होती। तो जरा यहां आ जाओ। निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इसका उल्टा होने लगा ना, हो रहा है ना। Yes, sir. प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा या पीछे? आगे। इलाज में लेंस कौन सा लेंगे? अवतल लेंस। वहां उत्तल ले चुके हो ना, यस सर। मिस कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस की क्षमता कैसी होगी? नेगेटिव। मापेंगे नेगेटिव में। किसमें? डायोप्टर में। जैसे पानी को लीटर में माप लेते हो, वजन को किलोग्राम में नाप लेते हो, दूरी को मीटर में माप लेते हो, समय को सेकंड में माप लेते हो, वैसे लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। यहां तक सभी लोग कंफर्म हो या नहीं? अब सपोज करो आप आंख टेस्ट करवाने गए, डॉक्टर ने लिख दिया प्लस 0.25 डी, या लिख दे माइनस 0.25 डी। यहीं से देख के समझ जाओगे ना कि निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। यस सर। अब बात कंफर्म है ना सभी लोगों को? यस सर। तो भाई टोटल हमारे पास 9 पॉइंट बने एक एक में। एक तो तरीका था कि मैं आपको लाइन में लिखवा देता, लाइन में लिखवाता कंफ्यूज हो जाते। कंपेयर में करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। अब आराम से देखते चलना। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, नजदीक की दृष्टि या नियरेस्ट विजन क्लियर नहीं होगा। कंफर्म होना यहां तक? यस सर। यस सर। दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेंस की गोलाई क्या होगी? स्फेरिसिटी ऑफ लेंस क्या होगा? घटेगी। लेंस की क्षमता घटेगी। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। इलाज में लेंस उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव, मापी किस में जाएगी? डायोप्टर में। निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि साफ, दूर की दृष्टि साफ नहीं होती, तो यही प्रॉब्लम है।
निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी, लेंस की गोलाई बढ़ जाएगी, लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा। इलाज में आगे लेंस होगा। कॉनकेव या अवतल लेंस इस्तेमाल करेंगे। अवतल लेंस हो। इसकी क्षमता निगेटिव होगी और मापी किसमें जाएगी? डायोप्टर में। सभी लोग कंफर्म हो यहां तक? यस सर। यस सर। इस पॉइंट को एज इट इज लिख लो और एक क्वेश्चन आपका एश्योर्ड होता है इसमें से। सभी लोग कंफर्म हो ना? यस सर। Yes, sir. आदित्य यस सर। कंफर्म हो? यस सर। दीपाली, यस सर, यस सर। ठीक है। और माधव कैसे हो? क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर है। कोमल? यस सर। ठीक है। पॉइंट इनको तैयार कर लेना और अच्छी तरीके से एग्जाम में एक क्वेश्चन होगा एश्योर्ड रूप से लिख लेना, तो बता देना कि कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले रहे हो या लिख रहे हो? पेन चलाया करो, स्क्रीनशॉट लिख के भरोसे रहे हैं बहुत ज्यादा सर। मत बैठा करो। लिख रहे हैं सर। हाँ लिख लो, लिखने के बाद बता देना। लोगों के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 स्किप हो गए हैं क्या? मतलब क्लास नहीं ले पाए हो? लिख लेना तो बता देना। यस सर, लिख लिख लिए। चुके हैं सर। सभी लोगों का हो गया? सागर सर लिख चुके हो? रुकिए सर। सर 1 सेकंड सर। जी सर, लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो यहां तक हम लोग कर चुके। ठीक, अब एक चीज देखो, यहां तक कर चुके और नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। अब अगर कहीं सर। आंख टेस्ट करवाने जा रहे हो और प्लस सर। माइनस में लिखा है लेंस, तो जान जाओगे ना? सर। यस सर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉलम हम लोग लेंगे। सर। हाँ बोलो। सर निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी सर, वो रेटिना आवाज के क्लियर आगे नहीं ना आ रही, होगी। थोड़ा सा हाँ थोड़ा धीमे बोलो तो। सर निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है, वो जो है रेटिना के आगे होती है ना सर। आवाज हाँ। आपकी क्लियर से नहीं आ रही। आप एक काम कर सकते हो, कमेंट में लिख दोगे? सर ये पूछ रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष में जो रेटिना की प्रतिबिंब होता है वो आगे होता है ना? हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पीछे बना था ना, तो यहाँ रेटिना के आगे होगा। अगर ये रेटिना रही तो यहाँ बनेगा। पीछे तो इस वाले में बन रहा है ना, इसीलिए तो इसके आगे लिख दिया है, आगे प्रतिबिंब रेटिना के आगे। किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके ओके सर। नो सर। नो सर। ठीक है। आप नो जरा सर। चले आओ पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में जो हम लोगों ने देखा, बी के बाद सी नंबर पर जरा दृष्टि दोष, ये कर लो। उसके बाद जो रिमेन होगा कल करेंगे। जरा दृष्टि दोष, इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। जब आप हिंदी पढ़ते हो तो वृद्धावस्था को जरावस्था भी कहा जाता है या नहीं? अगर हम हिंदी पढ़ते होंगे तो वृद्धावस्था को जरावस्था भी कहा जाता है ना। अब एक चीज देखो भाई, वृद्धावस्था में अगर दादाजी की बात करें तो दादाजी को ना तो नजदीक की चीजें साफ दिखाई देती हैं और ना ही दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं। ठीक है। अब इस कंडीशन में दादाजी क्या करें भाई? तो यहां पे हमें प्रॉब्लम क्या दिखाई दिया कि आंखों की सामंजस्य क्षमता या एकमेंडेशन पावर वीक हो गई। तो अगर पूछे कि जरा दृष्टि दोष में नजदीक की दृष्टि, तो भाई नजदीक की दृष्टि भी साफ नहीं है और इसमें दूर की दृष्टि भी साफ नहीं है। प्रॉब्लम समझ में आ गई या नहीं? जरा दृष्टि दोष में ना तो नजदीक की चीज साफ दिखाई देगी और ना ही दूर की चीज साफ दिखाई देगी।
अगर दादाजी दरवाजे पे बैठे हैं, दूर कोई शख्स जा रहा होता है तो उसे पहचान नहीं पाते और आपसे पूछेंगे, इसका मतलब उन्हें दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। फिर आपने दे दिया न्यूज़पेपर पढ़ने को, तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाते, इसका मतलब नजदीक की चीज भी उन्हें साफ नहीं दिखाई दे रही। इस समय देश में साफ सफाई अभियान चल रहा है, तो हर जगह देखना गांधी जी का यूं चश्मा बना देते हैं। यस सर। स्वच्छ भारत अभियान में, यस लेकिन सर। चश्मा कंप्लीट तब होगा जब लेंस यूं लगे। अब बनाना गांधी जी का चश्मा। अब एक चीज बताओ, यस सर। ये मैं मान लेता हूं ए और ऊपर वाले लेंस को मान लेता हूं बी। दो लेंस इस्तेमाल कर रहे थे ना, निगेटिव था तो अवतल है या कॉनकेव, और पॉजिटिव है तो उत्तल है। कंफर्म हो ना? अब एक चीज बताओ, ए नंबर पर कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? दोनों होगा, आधा आधा। सर कॉन्वेक्स। राइट। देखो, नजदीक की चीज जब देखनी हो तो कॉन्वेक्स, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आई साइट यूं आँख होगी नीचे ना, की होती है। राइट? यस सर। और जब दूर की चीज देखनी है तो आपकी आई साइट यूं होगी ना। यस तो सर। देखो, यस सर। जो नीचे वाला लेंस है वो तो हो गया कॉन्वेक्स, और ऊपर वाला लेंस कौन सा हो गया, उनके कॉनकेव। दोनों लेंस का इस्तेमाल कर लिया ना। जब दोनों लेंस का इस्तेमाल कर लिया तो पूछे इस व्यक्ति के इलाज में किस लेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो दोनों लेंस का इस्तेमाल कर लिया ना, तो कह देना बाईफोकल, बाईफोकल लेंस, या कह देना द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस। मतलब दोनों फोकस का लेंस इस्तेमाल कर लेंगे, अवतल भी और उत्तल भी। सभी लोगों को विजन डिफेक्ट क्लियर है? यस। ठीक। तो अब ये Yes, पॉइंट sir. जो हम लोगों ने किया है, एश्योर्ड रहना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक। अगर मैं इन्हें लाइन में लिखा था तो आपके कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा बनते। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सभी चैप्टर्स इंडिकेशन में कंप्लीट हो जाएं। जैसे अभी हम लोग स्पीड ऑफ साउंड कर रहे थे, तो प्रेशर लिया तो यूं यूं करके साउंड की स्पीड कर ली थी ना। इस चीज को हम लाइन में भी लिख सकते थे। लाइन में लिखोगे चीजें याद नहीं रहेंगी, इस तरीके से चीजें याद रह जाएंगी ना। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो चलो रिमेन थिंग्स कल करते हैं। बाकी किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो आप एक बार देख लेना, उसके बाद कल करते हैं। ठीक है सर। किसी को कोई भी दिक्कत? सर। No, दीपक, कंफर्म हो ना? sir. सर। यस सर।